जय हिंद साथियों। देखते हैं, अभी हम पिछले क्लास में कुछ जानकारी ली थी इतिहास की, और इतिहास आप जानते हैं लगभग मराठा काल से पूर्व, अर्थात उससे ही पहले देखा जाए तो रणजीत सिंह, और उससे भी पहले देखा जाए सिख साम्राज्य का उदय, वहाँ से लगातार इतिहास की श्रृंखला सुचारू रूप से चलती आ रही है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आधुनिक भारत में एक विशेष टॉपिक है जो है कंपटीशन में पूछा जाता है, और यहाँ से अक्सर सवाल गलत भी होते हैं, जिस पे हम बात करेंगे भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति। देखिए, भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति क्या रही, इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, आपको ये पता है कि भारत पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन यानी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हो गया था, जिनमें से आपने देखा था 1757 में इसकी शुरुआत होती है, और 1764 में ये पूर्ण रूप से अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हो जाता है। तो अब अंग्रेजों का मुख्य कार्य क्या होगा? मुख्य कार्य ये है कि हम कितना अधिक से अधिक ब्रिटेन को यानी अपनी मातृभूमि को लाभ पहुंचा सकें, और जिस देश में है उसका अधिक से अधिक कितना दोहन कर सकें, अर्थात वहाँ के संसाधन आदि सभी चीज़ों को हम अधिक से अधिक उपयोग कर लाभ ले सकें। ठीक है, तो आप जानते हैं हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और जब उद्देश्य होता है तो वहीं पर जो है कारण जरूर पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति जैसे जो है, तो ध्यान देना होगा, एक 1757, इससे भी पूर्व जाएंगे तो 1707। ठीक है, 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब होता है। तो जो मुगल बादशाह औरंगजेब है, ये 1707 में इसका देहावसान हो जाता है, अर्थात एक शब्दों में याद रखेंगे कि 1707 और औरंगजेब की आखिरी रात ना। तो देखेंगे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भारत में बहुत ही खराब दौर शुरू होता है, तो जिसमें हम ज़्यादा बात ना करेंगे। एक आता है 1757। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी युद्ध हुआ था, आप पीछे पढ़ चुके हैं। 1757 में प्लासी युद्ध हुआ था। इससे पहले कौन सी संधि हुई थी? तो आप जानते हैं 9 फरवरी 1756 को आपके अलीनगर की संधि होती है। ठीक है, इस पे क्या प्रभाव पड़े आप इन सब चीज़ों को भली भांति जानते हैं। और 1764 यानी जब 1757 में युद्ध जीता था अंग्रेजों ने, यानी सिराजुद्दौला परास्त हुए थे। ठीक है, सिराजुद्दौला परास्त हुए थे, तो उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर आप जानते हैं क्लाइव का गीदड़ कहा जाने वाला व्यक्ति मीर जाफर शासक बनता है, जिससे संधि पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं कि अधिक से अधिक चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, अर्थात न्याय व्यवस्था को छोड़कर आर्थिक रूप से जितना था सभी, यानी हम ये कह सकते हैं सरकारी खजाने पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण हो चुका था। एक प्रकार से देखा जाए ये आर्थिक रूप से शोषण हुआ। ठीक है, क्योंकि बंगाल का पूरा खजाना अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हुआ। आइए देखते हैं। उसके बाद 1764 में आपको ये पता है कि जब 1763 में मीर जाफर को हटा दिया जाता है, तो आपको ध्यान रहे 1764 में बक्सर युद्ध होता है। एक सवाल पूछा जाता है, बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर युद्ध के समय अक्सर गलतियां हो जाती हैं, तो मीर कासिम नहीं था, मीर जाफर पुनः बना दिया गया था। ठीक है, फिर देखा था 1764 में हमारे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन है? ये दिल्ली के सम्राट हैं। इन तीनों की फौज मिलकर के लड़ी और इनमें परास्त हुई। ठीक है, इस प्रकार से देखा गया 1764 में पूरी तरह से
भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया और यहीं से पूर्ण रूप से जो भारत है, भारत में अभी तक बंगाल का शोषण हो रहा था, अब पूरे भारत का शोषण होने लगा। ठीक है, तो आइए इसी पे हम बात करते हैं। तो देखिए लिखा है भारतीय व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाना। ठीक है, यदि जो भारत है ये अंग्रेजों के 1764 के बाद इनका उद्देश्य क्या रहा, तो भारतीय व्यापार पर पूरी तरह से जो है एकाधिकार प्राप्त करना और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना। देखो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था परिवर्तित करना ये क्या होता है, तो देखो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था जो होती है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था भारत में कच्चा माल यानी भारत से कच्चा माल प्राप्त करके, ये जो भारत से उत्पाद है, जैसे मान लीजिए कॉटन हुआ तो कॉटन भारत से में पैदा किया जाएगा, तो कॉटन जो है भारत से खरीद कर मनमाने तरीके से अंग्रेज खरीद करके ब्रिटेन ले जाते और ले जा करके वहाँ से अपनी नवीनीकृत वस्तुओं को लेकर के आते और यहाँ अधिक मूल्य पर बेचते। जरा सोच करके देखिए, जो कॉटन 10 रुपये किलो अगर बिकता रहा होगा, उसको वो लोग 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये अपनी मनमानी कीमत पर खरीदते। ठीक, खरीदने के बाद अपने यहाँ ले जाते, उससे अन्य वस्तुएं बनाते और उनको भारत में ला करके अगर उसकी कीमत 5 रुपये होती तो उसको जस्ट जो है 10 रुपये, 12 रुपये में बेचते। सोच करके देखिए, हमसे ही ले रहे हैं और हमारा ही शोषण कर रहे हैं, है ना। तो ये बात है। तो देखिए यही व्यवस्था इनकी लगातार चलती रही। अब आइए हम देखते हैं भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है इसको क्या कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण कौन कौन से हैं। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को हम कई चरणों में विभाजित करते हैं। तो पहले तो आप उपनिवेशवाद का मतलब यानी उपनिवेश का मतलब जान लीजिए क्या होता है। उपनिवेश को अंग्रेजी में कहते हैं कॉलोनी और उपनिवेशवाद को कहते हैं कॉलोनिज्म। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है विस्तार करना, अर्थात यह एक विस्तारवादी अवधारणा है। कैसी विस्तारवादी अवधारणा है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक शोषण व उत्पीड़न करना। जैसे सोच करके देखिए, आप बैठे हैं और आप हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं, यानी हम आप पर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ये क्या है, एक उपनिवेशवाद है। जैसे सोच करके देखिए, आप हमारे घर पर अधिकार कर लें और मेरा पूरी तरह से सब कुछ आपका हो जाए, तो क्या है, जो वस्तु मेरी है, घर मेरा था, सब कुछ मेरी है, वह मेरी होते हुए भी उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस पर आपका अधिकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ की जो संपत्ति है उसका भी आप दोहन कर सकते हैं। अन्य सभी चीज़ों पर कोई भी कार्य हम रीति रिवाज नहीं बना सकते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार से हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो ये क्या है, ये औपनिवेशिकवाद के अंतर्गत शोषण आता है। तो यही है उपनिवेशवाद, इसका मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक शोषण व उत्पीड़न। ठीक है, जैसे आप हमारे यहाँ अधिकार कर रखे हम पर, तो आपका क्या इसमें फायदा होगा, तो आपका तो मुख्य उद्देश्य होगा खुद का लाभ होना, सामने वाले का लाभ हो या ना हो उससे क्या मतलब पड़ता है। ठीक है, तो वही, तो देखिए इस प्रकार से उपनिवेशवाद को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। कितने चरणों में, 3 चरणों में विभाजित किया गया है। तो जो है पहला चरण है वाणिज्यिक, जिसे हम पूंजीवादी चरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखो उपनिवेशवाद से इस प्रकार देखा गया कि उपनिवेशवाद से पूरी तरह से भारत अंग्रेजमय हो गया, यानी ब्रिटिशमय हो गया। और इस पर जो भारत दुनिया में निर्यातक देश कहा जाता था, दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला, दुनिया को देने वाला देश था, वह देश आज आयातक देश के रूप में बन गया है। ठीक है, तो देखिए प्रथम चरण की शुरुआत करते हैं हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी पूर्ण रूप से। अब हम प्रथम चरण की बात करते हैं। तो प्रथम चरण, देखो चरण मतलब कुछ और नहीं ज़्यादा, ठीक है, इसमें वाणिज्यिक और पूंजीवादी चरण कहते हैं।
ये 1757 से लेकर के 1813 तक चलता रहा। ठीक है, यानी 1757 में क्या हुआ, 1757 में प्लासी युद्ध होता है और 1813 में क्या हुआ। तो देखो इसमें जब सब कुछ हो गया तो जब ब्रिटिश कंपनी जो थी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो थी इसके जो अधिकारी थे वो खुद भ्रष्ट और जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए। क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से किसी जो है अंधे को कुछ चीज़ में कोई भी चीज़ मिल जाती है तो उसी प्रकार उसी में संलिप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजों को भी ये भारत में व्यापार करने के लिए आए, लेकिन इन्हें अचानक थोड़ा प्रयासों से हमारे आंतरिक कलह के कारण पूरे देश की सत्ता इनके हाथ में चली गई। तो इन लोगों ने यानी इनके जो कंपनी के अधिकारी थे उनका मुख्य उद्देश्य हुआ कि अधिक से अधिक कितना ज़्यादा हम शोषण कर सकें और शोषण करके वो खुद के लिए भी रखना चाहे और उसके जितने भी अधिकारी थे अधिक से अधिक वो माला माल लगातार होते चले गए। ठीक है, तो ही मान कर चलिए कि अंधे थे, अंधे को अचानक कुछ मिल गया, है ना। तो इसमें वाणिज्यिक जो चरण है इसी को हम पूंजीवादी चरण के नाम से भी जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये जो कंपनी थी इसके अधिकारी सारे भ्रष्टाचार में संलिप्त होते चले गए और लगातार इस बात की जानकारी जब ब्रिटिश सरकार को होती है तो वह पूरी तरह से कहती है अब तुम लोग व्यापार तो करते रहो लेकिन भारत से चाय का व्यापार और चीन से व्यापार तुम्हारा चलता रहेगा, बाकी सब कुछ समाप्त कर दिए जाएंगे। तो देखो आप एक काम की बात देखें, ठीक है, तो वाणिज्यिकवाद की शुरुआत सन 1757 से प्रारंभ होती है और इनका मुख्य ध्यान केंद्रित था लूट पर, यानी अधिक से अधिक भारत को कितना लूटा जा सके। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, प्रथम का मुख्य उद्देश्य था व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना और राजनीतिक रूप से भी एकाधिकार प्राप्त करना, अर्थात अन्य यूरोपियों को भगा देना। यानी जो अन्य यूरोपीय जैसे फ्रांसीसी थे, ठीक है, डच थे डेनिश थे, इन लोगों को क्या कर देना, भारत से भगा देना, क्योंकि ये भी यूरोप के थे। इनको भगा करके पुनः अपनी सत्ता को देश में स्थापित करना, ये प्रथम चरण का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं प्लासी युद्ध हुआ था। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसकी पूरी दीवानी यानी पूरी तरह से ये कंट्रोल में अंग्रेजों के आ चुका था। फिर हम देखेंगे, सब बात हम काट देते हैं। प्रथम चरण पर इस प्रकार से कुछ लोगों ने टिप्पणी करते हुए कुछ कहा है। तो देखो, एक मद्रास की स्थापना कहीं पूछा जाए तो गेराल्ड अंगियार, ठीक है, तो जो है मद्रास का एक राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे। इन्होंने कुछ कहा है, तो इन्होंने कुछ कहा है, देखिए क्या कहा कि जो हमारी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था है वह एक स्पंज की तरह कार्य करती है। ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था स्पंज की तरह कार्य करती है, जो गंगा की तट पर यानी गंगा की तट से शुमार यानी बेशकीमती वस्तुओं को सोख कर लंदन में ले जाकर टेम्स नदी के तट पर निचोड़ देती है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जो ब्रिटिश की अर्थव्यवस्था यानी जो लुटेरे थे उन गधों ने क्या किया, भारत यानी गंगा के तट से अच्छी यानी शुमार वस्तुओं को लूट लूट कर ब्रिटेन में ले जाकर के पाटते रहे। तो उसी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि गंगा के तट से निचोड़कर टेम्स नदी के तट पर ले जाकर निचोड़ देती है। ठीक है, अब देखिए 1765 से 72, 1765 में क्या हुआ, तो 1765 में आपको ये पता है जब हमारे यहाँ की 3 संयुक्त सेनाएं हार चुकी थी तो उसमें से पूरा देश अंग्रेजों का हो चुका था और उसी समय क्रमशः 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत क्या क्या हुआ आप जानते हैं। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ये पहला ऐसा बादशाह बनता है जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। ठीक है, इसे हम मुकुट वाला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी पूछा जाए अजीबोगरीब सवाल कि वह बादशाह कौन था जो केवल मुकुट तक ही सीमित था, उसका नाम है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो देखिए ये मुकुट वाले बादशाह की हम बात कर लेते हैं। तो
इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 1765 से लेकर 1772 तक यह समय आप जानते हैं क्लायु काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बक्सर युद्ध में कभी कभी आ जाता है। बक्सर युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजी सेना का किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो इस पर जो है 1765 से 72 तक के समय को एक इतिहासकार है ब्रिटिश, उनका नाम है पर्सिवल स्पीयर। क्या नाम? पर्सिवल स्पीयर। इन्होंने इस समय को बंगाल में खुली व बेशर्मी लूट का काल कहा है कि खुली व बेशर्मी का लूट है, अर्थात जब देश अंग्रेजों का हो गया, चाहे जितना लूटें, नहीं खुल करके बेशर्म होकर लूटते रहे। समझ पा रहे हैं ना? बेशर्म होकर लूटते रहे। और हमारे भारतीय इतिहासकार एक के.एम. पडिक्कर हैं। ठीक है, के.एम. पडिक्कर। ठीक है, इनका नाम है कन्हैयालाल मणिक पडिक्कर। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ये डाकू राज है। क्या है? डाकू राज है। तो थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखेंगे। अगर पूछा जाए किसने कहा कि डाकू राज किसने कहा, 1765 से 72 के समय को डाकू राज किसने कहा, तो आंसर आपको याद रखना होगा के.एम. पडिक्कर। ठीक है, और पर्सिवल स्पीयर ने क्या कहा, तो इन्होंने खुली व बेशर्मी का काल कहा है। ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि अभी तक अंग्रेजों का पूर्ण रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रहा। तो जरा एक बार सोच करके देखते हैं, जब आप ही मान लेते हैं आपका पूर्ण रूप से आर्थिक क्षेत्रों पर नियंत्रण हो जाएगा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? आप यहाँ से उत्पादित वस्तुओं को ले जा करके अपने यहाँ ले जाएंगे, और ले जा करके सोच के देखिए, अगर आपने उत्पादन बढ़ा दिया और आपने उत्पाद को बनाने लगे, उत्पाद जब अधिक बन गए तो आपके यहाँ सभी उत्पाद बना रहे हैं, तो उसके लिए मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? तो मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से ब्रिटिशरों ने अपने यहाँ वस्तुओं को बना करके भारतीय बाज़ारों में पूर्ण रूप से बेचने की कोशिश की, और भारतीय बाज़ारों में ला करके भारतीय बाज़ार में अपने सामान भर दिए। इस प्रकार से देखा गया, जो हमारे भारत के बुनकर थे, बुनकरों ने सोच कर देखिए अपने हाथ से बुनते थे। जैसे आज स्वेटर की बात कर लेते हैं, क्या स्वेटर हाथ से बुने हुए कोई खरीदता है? लगभग नहीं, क्योंकि हाथ से बुने हुए जो स्वेटर होते हैं उनमें अधिक कास्ट लग जाती है। उसकी अपेक्षा देखा जाए तो जो मशीनों में बने हुए स्वेटर होते हैं ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं और सस्ते भी होते हैं, उनको लोग खरीद लेते हैं। इस प्रकार से देखा गया अभी हाल ही में, क्योंकि वर्तमान समय में ठंडी आने वाली है, हम आप देखेंगे हाथ से बने हुए स्वेटर पहनना बहुत कम पसंद करेंगे। तो उसी प्रकार से उस समय भी हुआ, जो ब्रिटेन से वस्तुएं बनकर आती वो देखने में भी अच्छी होती और सस्ती होती, और हमारे यहाँ के जो लोगों के हाथ से बनाए जाते वो क्या होते? महंगे होते। जाहिर सी बात, कास्ट अधिक आएगी, लेकिन अच्छे होंगे। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से भारत में अपनी वस्तुओं को लाकर भर दिया, और लोगों ने भारतीय वस्तुएं खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से देखा गया कि भारतीय जो बाजार है पूर्ण रूप से उद्योग धंधे भारत के समाप्त होते चले गए, और हमारे जो बुनकर थे, बुनकरों की तो हालत ऐसी हो गई कि बुनकर भूख, प्यास और गरीबी इन सब से त्रस्त आकर जो है इनकी मृत्यु होने लगी। इस प्रकार से इस पर तत्कालीन व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक बात कही है। देखिए क्या कहा कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई थी। जरा सोच करके देखिए, भारत में बुनकरों की ऐसी स्थिति हो गई, जैसे सोच के देखिए, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियर का ही तो काम जानेंगे ना, क्या आप फरवा चला पाएंगे? शायद नहीं। ठीक है, जैसे कोरोना के समय अभी हाल ही में आपने देखा भी होगा, तो वही आधार यहाँ पर है। जो बुनकर थे वो बुनकर का काम जानते थे, यानी वस्तु कपड़े बुनने का काम जानते थे, लेकिन जब उनका काम ही नहीं रहा तो क्या होगा? उनके पास इनकम कहाँ से होगी? तो इस प्रकार से देखा गया पूर्ण रूप से बुनकरों की बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई। वही हाल किसानों की हुई। किसानों की भी क्या हुआ? किसानों ने
जो धान, गेहूँ, उड़द, बाजरा, मक्का इस प्रकार की वस्तुएं उगाते थे, अंग्रेजों के हम आधीन थे, तो उनके हिसाब से खेती करना प्रारंभ कर दिया। इसमें जूट था, नील था, जूट है, नील है, आदि की खेती करना मैंने प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और हमारी ज़मीनें भी लगातार बर्बाद होती चली गई। ठीक है, तो आइए हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं। देखो द्वितीय चरण क्या हुआ, 1813 से लेकर के 1858 तक लगातार चलता रहा। 1813 से 1858 तक चलता रहा। इसे हम औद्योगिक पूंजीवाद कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तरफ उद्योगों का विकास हो रहा तो दूसरी तरफ उद्योगों का विनाश हो रहा, भारत में विनाश हो रहा है ना। तो देखिए इसमें 1813 में ही कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ। जैसे अभी मैंने बताया था कि कंपनी व्यापार करती थी, हर कुछ करती थी, लेकिन अब पूर्णतः कंपनी के एकाधिकार समाप्त हुआ और ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया, जिसमें चाय और चीनी यानी चाय और चीन से व्यापार प्रारंभ रहा। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन के व्यापारी भारतीय बाजारों में भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। ठीक है, अभी जो बोल चुके हैं वही है। कच्चे माल की पूर्ति हेतु, अब कच्चे माल की पूर्ति के लिए भारत में दो व्यवस्थाएं आई। देखिए कौन कौन सी, एक स्थायी बंदोबस्त है, दूसरी रैयतवाड़ी है। स्थायी बंदोबस्त, इनको हम आगे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त का मतलब स्थायी रूप से तुम्हें दे दिया, जैसे आज कहते हैं गहन पे खेती रख लेना। जैसे वार्षिक मैंने आपको 30,000 रुपये, 40,000 रुपये जो भी दे दिया, उसके बाद फिर मैंने आपकी खेती ले ली, तो उसमें चाहे जो उगाएं, तो वही हाल यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो इसमें अभी न जाने। स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी का मतलब बताएंगे बाद में। ठीक है, नहीं क्लास लंबी हो जाएगी। ये व्यवस्था शुरू हुई और इसी समय क्या हुआ, स्थायी बंदोबस्त ये जो है अंग्रेजों की एक दूरगामी सोच थी। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इससे किसानों का अधिक से अधिक शोषण किया जा सके, यह नीति थी। खाद्यान्न की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाई जाने लगी। अब वाणिज्यिक फसल जैसे नील, कपास, अफीम, चाय, जूट ये काफ़ी ये सब उगाएंगे। उगाने के लिए जब अधिक पैमाने पर कार्य होगा तो तत्कालीन यानी त्वरित सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए हमने क्या किया, रेल का विकास किया। तो भारत में 1853 में डलहौजी के काल में रेल का विकास हुआ। ठीक है, आगे इसका परिणाम क्या रहा, तो कृषक मजबूर हुए इन सभी चीज़ों के लिए और भारतीय शिक्षा पर प्रहार किया गया। हस्तशिल्प समाप्त हुए भारत के, और भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि की समस्याएं उत्पन्न हुई। इन सभी पर प्रकाश डालते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि भारत जो विश्व में कपड़ों का घर हुआ करता था, उसे विदेशी कपड़ों से भर दिया गया है। ये कार्ल मार्क्स का कहना है। ठीक है, और बेंटिंग ने कहा बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यही स्थिति भारत की थी। ठीक है, अब इसका शुरू होगा भारत का तृतीय चरण। कौन सा, तीसरा चरण। ठीक है, जो इसकी जानकारी हम अगली क्लास में देंगे और उसी समय हम आपको भारतीय रेल का विकास, इसको हम जानकारी देंगे। ठीक है, लाइट चली गई है। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। देखा जाता है तृतीय चरण स्टार्ट होता है आपका 1858 से लेकर के 1847। जैसे अभी मैंने देखा तृतीय चरण में 1858 में ब्रिटिश जो कंपनी थी उसका बहुत सारा जो चालाकियाँ थी बढ़ गई थी और भारत में 1857 की क्रांति हो चुकी, उसी के चलते। ठीक है, इस प्रकार से पूर्ण रूप से अब भारत क्या हो गया, भारत अंग्रेजों के नहीं बल्कि अंग्रेजी सरकार के अधीन हो गया। तो अंग्रेजी सरकार के अधीन हो गया
तो इस युग को हम वित्तीय पूंजीवाद कहते हैं। वित्तीय पूंजीवाद क्यों कहते हैं? देखो इसके प्रमुख कारण थे, थोड़ा सा हम छोटे समय में देखते हैं। यूरोप व यूएसए यानी अमेरिका में औद्योगिक प्रसार होने लगा। ठीक, क्या होने लगा? औद्योगिक प्रसार होने लगा। इससे चलते भाई जो ब्रिटेन व्यापार करता था उसके बाद पूरी दुनिया में व्यापार होना प्रारंभ हुआ। तो जाहिर सी बात है प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी, है ना। यानी कंपटीशन बढ़ने लगा तो ब्रिटेन की श्रेष्ठता समाप्त होती गई, जिससे आगे बिजली व पेट्रोलियम के प्रयोग से नवीन तकनीकी का विकास हुआ। भाई पहले आपने देखा था ट्रेन भाप से चलती थी, बाद में डीजल से चलने लगी। ठीक है, इस प्रकार विश्व में प्रतिस्पर्धा का युग प्रारंभ होता है, जिससे विश्व को विभाजन के व नव औपनिवेशीकरण की शुरुआत होती है। इस प्रकार से भारत में रेल, सड़क, सार्वजनिक ऋण, बैंकिंग आदि की शुरुआत हुई। ठीक है, इन सब की आवश्यकताएं पड़ी। जैसे सोच करके देखिए भाई, अंग्रेज लगातार शोषण कर रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं, ज़मीन में खेती कैसे करेंगे? तो अर्थव्यवस्था के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए जो भारत के लोग थे वो बैंकों से पैसा लेना शुरू किए, तो बैंकों की स्थापना की आवश्यकता पड़ी, है ना। और हमारे जो साहूकार थे उनकी ज़रूरत, है ना, तो अभी बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, और इस प्रकार से देखा जाए 1916 में टॉमस हालैंड की अध्यक्षता में प्रथम औद्योगिक आयोग की स्थापना होती है और 1921 में इब्राहिम रहीमतुल्लाह के नेतृत्व में प्रथम राजस्व आयोग की स्थापना होती है। ये अब आगे थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, राजस्व व्यवस्था क्या थी। जो राजस्व व्यवस्था है, ये जब प्लासी युद्ध हुआ था, प्लासी युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसकी सबकी दीवानी जब मिल गई थी, तो दीवानी जो इस समय इसको राजस्व व्यवस्था को हम दीवानी कहते थे। ठीक है, ये कब कहा जाता था? वारेन हेस्टिंग के समय। वारेन हेस्टिंग्स के समय, ये जो वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है इस राजस्व व्यवस्था को हम दीवानी कहते थे। अभी इसको हम आगे जानेंगे। बंगाल में फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। फार्मिंग सिस्टम क्या कहा जाता है? इसे इजारीदारी व्यवस्था कहते हैं। इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। इसके अंतर्गत जो अधिक से अधिक बोली लगाता था उसे ज़मीन दिया जाता था। जैसे सोच कर देखिए, ज़मीन मेरी है तो हमने कहा कि हमारी ज़मीन में जो सबसे ज़्यादा कीमत देगा मैं उसे जो है किराए पर दूंगा। तो कोई 1 लाख दिया, कोई 2 लाख दिया, तो जिस ज़्यादा देगा उसे देंगे ना। तो इस प्रकार से ज़रा सोच करके देखिए, तो वही यहाँ पर व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था को इजारेदारी व्यवस्था कहा गया। आगे इनको हम समझेंगे। रॉबर्ट क्लाइव के समय यही इजारेदारी जो व्यवस्था थी इसे हम भू राजस्व व्यवस्था कहते थे, जो 1 वर्ष के लिए होता था। और इसी को बढ़ा करके वारेन हेस्टिंग्स ने पंचसाला कर दिया, यानी 5 वर्षों के लिए स्थायी कर दिया, जिसे ठेका प्रथा भी कहते हैं। ठेका प्रथा भी कहते हैं। इस प्रकार से ये सारी जानकारी आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होंगी। अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या है इजारेदारी व्यवस्था, क्या है महलवाड़ी व्यवस्था, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और कोई असुविधा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अब आपको लगातार पीटी की क्लासेज उपलब्ध होंगी इसी चैनल पर, और जिन्हें आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। और हम संभावनाएं हैं कि रात 9 बजे से 10 बजे के बीच में लाइव क्लासेस देने की भी कोशिश करेंगे। नहीं तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से ज़रूर देखेंगे और आपको पीटी में ज़रूर से ज़रूर अधिक से अधिक फ़ायदा होगा। धन्यवाद।